पगड़ी पहने एक सरदार, जिसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी से लेकर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक कहा गया, जिसने अपने पूरे कार्यकाल में कई हाइज और लोज और कई अच्छी बुरी कहानी सुनी। किसी ने कहा नाइस गाय, तो किसी ने कहा गूंगा बूढ़ा। लेकिन आज उनका निधन हो चुका है और जाते जाते आपके प्रधानमंत्री ने ये बात ज़रूर कही कि एज आर प्राइम मिनिस्टर ही मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू इम्प्रूव द पीपल्स लाइफ। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनमोहन सिंह जी की। हालांकि आपने पूरा यूट्यूब फ्लरिश देखा होगा उनकी डेथ से लेके और उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या रहा, बट इक्वली उनका बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में भी। इंटरनेशनल रिलेशन में भी जब आपके 1991 में पीवी नरसिम्हन राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि उस वक्त इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। उस वक्त जो पूरी इकोनॉमी हिली हुई थी और किस तरीके से 15 दिन का खनिज बचा था और मनमोहन सिंह जी ने काफ़ी बेटर तरीके से डेवलप करके आपका सारा कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल किया। 2004 से लेकर 2014 तक के आपके प्रधानमंत्री बने रहे, राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बाद 33 ईयर्स बाद वहाँ से आपके रिटायर आपके हो जाते हैं। लेकिन उस पूरे दौरान में, उस पूरे कार्यकाल में इनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, स्टार्टिंग विद यूएसए। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में उस टाइम पे भी यूएसए, देखिए हम कहते हैं ना कि दुनिया दो वर्ल्ड्स में बटी हुई थी। आपकी एक वक्त था, आज आप कहते हैं इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, कोई भी एक पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है। हालांकि यूएसए खुद को सुपर पावर, रशिया खुद को सुपर पावर और चाइना सीक्रेटली, या फिर चाइना अनाउंस कर चुका है कि 2050 तक दुनिया का वैश्विक गुरु या दुनिया का सुपर पावर जो होगा वो होगा चाइना। बट उस पर्टिकुलर इरा में भी कहीं ना कहीं चाइना रशिया की बैटल में, दो सुपर पावर की जनरल में रेस में हम कहीं ना कहीं पिस गए थे। क्यों? क्योंकि 1974 के स्माइलिंग बुद्धा यानी कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के बाद यूएसए ने हम पे कई सैंक्शंस लगा दिए थे, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट था, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेलौर की बात थी, प्राउड मूवमेंट था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। उसी चीज़ ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। फोटो देख सकते हैं जॉर्ज बुश की, और आपके जो मनमोहन सिंह जी की आप वीडियो देखेंगे, सॉरी फोटो आप देख सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ कह रही है। चाहे वो ओबामा हो, ओबामा ने भी अपने जाते जाते स्पीच में ये बोला था कि येस, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। बहुत कम होता है कि किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से कोई अपनी रिटायरिंग स्पीच पे बात बोले, बट येस, दिस वाज समथिंग लाइन विच वाज फॉर मनमोहन सिंह बाय और ओबामा जी के द्वारा कही गई थी। बट यस, इस टाइम पे सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में साइन की गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आपका सीन क्या हुआ कि जब यूएसए ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए, जब यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए हम पे, तो होता क्या है कि यूएसए के सैंक्शंस लगाने पर कोई भी ये हो जाता है कि कंट्रीज जो हैं आपके साथ न्यूक्लियर में डील नहीं करेंगी। आपका किसी भी तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूक्लियर को लेके वो फुलफिल नहीं की जाएंगी। और यूएसए को सपोर्ट में बहुत सारी कंट्रीज थी, तो सब यूएसए सैंक्शन लगाता तो बहुत सी कंट्रीज ट्रेड करना बंद कर देती। हालांकि हाल ही में भी यूएसए ने इंडियन की कुछ कंपनीज पे किया, बट अब उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन सैंक्शन उस टाइम पे लगना मतलब कि सबने आपसे मुंह मोड़ लिया, सबने नाते तोड़ लिए। और उस वक्त पे यूएसए से रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी था। यूएसए ने कहा अच्छा एक काम करो, एनपीटी साइन कर लो, दैट इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हमने बोला एनपीटी कैसे साइन कर ले, जब ये ट्रीटी ही दोगलेपन की बात करता है। ये वो कहता है कि जो लोग न्यूक्लियर वेपन बना चुके, चाहे वो यूएसए, रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, वो ठीक है, लेकिन जो बना रहे हैं वो अब नहीं बनाएंगे, या फिर बनाएंगे भी तो उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटी तो ना ही बनाने की थी। तो इंडिया ने बोला हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे, जिसके बाद फिर इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप खराब हुए। हालांकि इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, लेकिन नहीं बनाएंगे ये हमसे मंजूर नहीं होगा। तो ये सारा सिनेरियो जो है सिचुएशन को और धीरे धीरे डिटोर करता है। लेकिन आपका 2008 में हमारी जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, दैट इज सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, आपका बातचीत और पीस टॉक्स के थ्रू की जाती है, जिसको आप 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहते हैं। यूपीएससी हमसे पूछ सकती है कि भाई पर्टिकुलर 1-2-3 एग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है या था, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील, और इसे वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट माना जाता है इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप में।
क्यों? क्योंकि यूएसए का भरोसा जीतना उस वक्त अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब यस, दिस पिक्चर विल ऑटोमेटिकली सेज अ लॉट ऑफ वर्ड्स। एक्चुअली मनमोहन सिंह जी है, कहा जाता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप जो थे वो अपने पीक पे थे, यानी कि रिलेशनशिप कहते हैं कि कश्मीर इशू हो सकता था कि कुछ वक्त और होता तो ऑलमोस्ट जो है वो कश्मीर इशू आपका सॉल्व हो जाता है, नॉर्मलाइज किए गए। इस इरा को कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन इरा ऑफ इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप का। इस वक्त पे आपके परवेज जो मुशर्रफ थे, इनफैक्ट इन्होंने भी कहा कि भाई क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह इज़ अ वेरी नाइस गाय। बाकायदा नाइस गाय को बहुत जगह आप देखेंगे कोट किया गया है। बट उस टाइम अपोजिशन ने कहा कि जब साथ आपके खड़े हैं क्रिटिसाइज करते हुए करंट मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट को, कि भाई आपके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री, आपके साथ खड़ी है ये पार्टी, आपको जो चाहे करने दे रही है, तो नाइस गाय तो होंगे ही होंगे। हालांकि वो अलग अटखेलियाँ हैं। पार्लियामेंट पे आप कभी कभी मौका मिले तो आप जाके देखिएगा किसी न किसी लोकसभा या किसी इस तरीके की सदन की स्पीचेस में किस तरीके से उन पर उल्लास किए जाते थे, टिप्पणियाँ की जाती थी। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी इज़ दैट कि उनका कंट्रीब्यूशन था। बट ये इस वक्त पे भी, और इस वक्त पे हमने 4 ऐसी ट्रीटी साइन की। लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था 2005 में हमने, कि भाई हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे और वो नॉन टेरिटोरियल बात रहेगी। मतलब कि जरा हम टेरिटरी का मुद्दा अलग है, कश्मीर का मुद्दा अलग है, लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे इकोनॉमी पे, ट्रेड बढ़ाने की, शांति पे हम बात करेंगे, हम सिंप्लिसिटी पे और म्यूचुअल रिलेशनशिप बढ़ाने की बात करेंगे। उस टाइम पे ये 4 पॉइंट्स आपके रखे गए थे और इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर ली। तो और हम इस पूरे फिराक में थे कि कश्मीर का इशू अब रिजॉल्व होने वाला है। बट कंटिन्यूस अटैक टूवर्ड्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, चाहे वह 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, हालांकि 2005 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन करने के बाद हमने 4 नॉन टेरिटोरियल ट्रीटीज़ या जो कॉन्सेप्ट्स की बात की थी कि हम स्टेबिलिटी और कैसे स्टेबिलिटी, ट्रेड और म्यूचुअल रिलेशनशिप बढ़ाने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं ज़ीरो हो गई जब 2008 में आपका होता है मुंबई अटैक। और उसके बाद से फिर ये हुआ कि भाई हमें रिलेशनशिप आपसे मेंटेन इतने नहीं करने गया ट्रेड, और उस टाइम पे भी इन पर प्रेशर बनाया गया कि अब कौन सा रिलेशनशिप, जब ये हमारी कंट्री पर खुलेआम इतना बड़ा अटैक करवा गए तो किस तरीके का आपकी ये आपका लाहौर डिक्लेरेशन किस तरीके से काम करता है। तो उस वक्त यस, इस पूरे फेज़ में हमने इनके साथ रिलेशनशिप का हाई भी देखा और इस पूरे फेज़ में इनकी तरफ से हमने रिलेशनशिप का लो भी देखा। अब रही बात चाइना की, चाइना भी एक बहुत बड़ा, ऑब्वियसली हमेशा से ही हमारे लिए बोलता ना कि गले की हड्डी बना हुआ है, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। तो चाइना का वो सीन हो चुका है कि चाइना उस वक्त भी धीरे धीरे और आज भी हमारे हर एक सेक्टर में घुस चुकी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, एक अच्छी खासी सेक्टर में आपका चाइना हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इनसे है, आप चाह के भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, वॉर जोन अलग चल रही है। हालांकि करंट अग्रीमेंट में आपने साइन किया कि भाई हम मानसरोवर का भी करेंगे और साथ ही साथ जिस पॉइंट पे बॉर्डर्स पे फौजी खड़े हैं आगे आगे आके वो अपने अपने पॉइंट्स पे चले जाएंगे। इन सब के बावजूद भी सिचुएशन, चाइना से शांति एक्सपेक्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ी खतरनाक हो सकती है। बट उस टाइम पे भी मनमोहन सिंह जी ने भी ये किया कि चाइना को हमने बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं, चाइना से थोड़ा सा नो वॉर जोन चल रहा था उस टाइम पे, कोई बहुत ज़्यादा बड़े डिस्प्यूट्स नहीं थे, छोटे मोटे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऑब्वियसली थे ही, लेकिन फिर भी उसमें जो चल रहा था उसको हमने थोड़ा कंटिन्यूटी में आपका रखा, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट पे पीस टॉक्स हमने किए और हमने इकोनॉमिक टाइज पर उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा आपने फोकस किया। बार बार चाइनीज़ के साथ राउंड टॉक्स हुई और उसमें आपने टॉक्स और डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस किया, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को मैनेज करने की बात की और जैसा चल रहा था वैसा आपका चल रहा था। अब इसी के बाद हमने इस टाइम पर रीजनल कंट्रीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि दूसरी ही तरफ हमने यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में ये कहा कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है।
तो ये जो आज भी हम बात करते हैं बनने की, वो तब भी कर रहे थे हम, तब भी नहीं बन पाए थे और आज भी नहीं बन पाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर और पुश देने का काम जो शुरू किया था, या जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था उस वक्त, हम कहते हैं मनमोहन सिंह जी ने किया था कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है। क्योंकि जो P5 की परमानेंट मेंबर में से एक कंट्री है, दैट इज चाइना, यूएसए रशिया के अलावा, दैट इज चाइना, वो हमेशा अपनी एक पावर, दैट इज वेटो पावर का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट करती है। वेटो पावर का मतलब ये होता है कि फाइनल अथॉरिटी पावर, कि चलो 10 लोगों ने कह दिया कि हाँ चलो हम लोग क्या बोलते हैं आज, या फिर हम घूमने चलते हैं, लेकिन अगर एक बंदे ने कह दिया कि मुझे घूमने नहीं जाना है, दैट मीन्स कि 10 के 10 लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली ये होता है कि जब कंट्रीज वोट कर देती है कि हाँ इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं चाइना इन शॉर्ट अपनी वेटो पावर यूज़ करके उसको नलिफाई कर देती है। तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वोट के लिए, सपोर्ट के लिए, हमें अपनी आसपास की कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप रखने थे। हमने फोकस किया आसियान कंट्रीज़ पे, जिसमें आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आती हैं। हमने फोकस किया सार्क कंट्रीज़ पे, जिसमें आपकी अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये कंट्रीज़ आती हैं, ताकि नेबरिंग कंट्रीज से हम रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें दोहरे पर्पज़ से। चाहे वो यूनाइटेड नेशन में वोट करना हो, चाहे अपने आसपास के लोगों से शांति मेंटेन करनी हो, क्योंकि चाइना से और पाकिस्तान से ऑलरेडी हमारी खटपट चल रही थी, तो हमें उनको काउंटर करने के लिए भी लोगों से रिलेशनशिप अच्छे रखने थे। अब नेबरहुड का बहुत बड़ा रोल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, पर आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। और यहीं पे हम कौटिल्य की थ्योरी अप्लाई करते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, या फिर पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त। इसलिए हमने चाइना के पड़ोसी जो रशिया, उसको अपना दोस्त बना लिया। पाकिस्तान का पड़ोसी जो ईरान है, और जो पाकिस्तान का पड़ोसी आपका अफगानिस्तान है, उससे हमने हमेशा क्लोज टाइज रखने की बात करी या रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उन्हें काउंटर करना है। यही चीज़ अपनाते हुए हमने बहुत शुरुआत से आसपास की रीजनल जो पावर्स हैं या कंट्रीज़ हैं, उन पे पूरा फोकस किया, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो सार्क कंट्रीज़ हो, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज़ में से हो। इसलिए जब मालदीव से रिलेशनशिप ख़राब हुए, हमने कोशिश यस की, अलग एक्शंस का रिएक्शन गया, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे फिर भी मालदीव से बेटर रिलेशनशिप है। बांग्लादेश के साथ भी अनस्टेबिलिटी चल रही है, बट आई नो बहुत लंबे वक्त तक ये सारी चीज़ें चलने वाली नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर में ये चीज़ पॉसिबल फ़िलहाल बांग्लादेश को तो नज़र नहीं लग रही, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट इज़ नॉट अ फाइनल गवर्नमेंट, इट इज़ अ इंटरिम गवर्नमेंट। तो आप कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई किसी का दोस्त यार दुश्मन नहीं होता है, सब समय के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। यस, जो हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनकी एक ये जो पिक्चर है, जो कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आप अपना पॉइंट रख रहे थे, उस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साथ ही G20 और ब्रिक्स जैसे एसोसिएशन हैं। हालांकि इस साल ब्रिक्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अब ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से उठ के अब ये ब्रिक्स प्लस बन चुका है। बहुत सी कंट्रीज़ इसमें आपकी ऑलरेडी ऐड हुई हैं। तो ये इस साल के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ब्रिक्स पे, तो उस पर मनमोहन सिंह जी का भी मेंशन कर सकते हैं, वो आपको एक प्लस पॉइंट ही देगा। G20 में भी एक बहुत बड़ा इनका रोल रहा था, बट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यस यूएसए और पाकिस्तान के बाद इनका माना जाता है आपका जापान के साथ। क्यों? क्योंकि जापान के साथ इतनी फ्रीक्वेंट विजिट हो गई थी, चाहे वो शिंजो आबे हो, उनका इंडिया आना हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, उनका जापान जाना हो, वॉज वेरी कॉमन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और काफ़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। 2004 के आसपास एक सुनामी आई थी, जिसमें बहुत बड़ी सुनामी थी, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया ने मिल के लोगों को सपोर्ट किया, डिज़ास्टर रेजिलियंस दिया, और बहुत सारा सपोर्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और चीज़ें प्रोवाइड की। एंड देन उसी के बाद आपका शिंजो आबे भारत आते हैं, एंड देन वहीं से जो भी इनके बीच में बात होती है, देन यहाँ के बाद में शिंजो आबे 2007 में, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक नींव रखते हैं, दैट इज क्वाड, जिसमें आपका आज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनका मेन मोटिव है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी करेंगे, डिज़ास्टर रेजिलियंस, इकोनॉमी बढ़ाएंगे, मैरीटाइम इकोनॉमी बढ़ाएंगे, और एक और जो हिडन मेन है, जो कि अब किसी सबको पता है, इट्स नो मोर अ हिडन, दैट इज़ काउंटर चाइना।
सो यस, ये ऑर्गेनाइजेशन की नींव कहीं ना कहीं मानी जाती है कि रखी तो आबे थी ने, लेकिन इसकी टॉक कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी और उनके बीच में हुई थी, जिसके बाद इसकी नींव आपकी रखी गई, जो आज के वक्त में पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से न्यूज़ में क्वाड ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी हुई है। किसी और वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे। एंड 2006 में ही आपका इंडिया और जापान के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है, दैट इज सीपा अग्रीमेंट, सीपा या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि किस किस के साथ इंडिया ने सीपा अग्रीमेंट आपका साइन किया था, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप एक बार देखिए कि सीपा कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एग्रीमेंट क्या साइन किया है। सीपा अग्रीमेंट इज बेसिकली इकोनॉमिक अग्रीमेंट, आप इससे किसी भी कंट्री के साथ साइन करते हैं तो आप थोड़ी सी लिबर्टी रखते हैं ट्रेड एंड टैरिफ्स पे, इन शॉर्ट एक ईजी लैंग्वेज में कि आप दोनों का ट्रेड जो है वो बेहतर और ग्रो कर सके। तो हमने इनके साथ सीपा अग्रीमेंट किया और अपने जो स्ट्रैटेजिक जो टाइज थे उन्हें और ज़्यादा सीमेंटेड या फिर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत करी। तो यस, जापान के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, मिडिल ईस्ट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। क्यों? उस टाइम पे भी अरब कंट्रीज़ ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, आज भी अरब कंट्रीज़ ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब अरब कंट्रीज़ के साथ में उस टाइम पे भी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, जो आपका ऑयल रिच नेशंस के साथ हम डील ही इस पर्पज से करते थे कि भाई हमें ज़रूरत थी और उस आज भी ज़रूरत है, और हमें कहीं ना कहीं, हालांकि जो मिडिल ईस्ट कंट्री अपनी इकोनॉमी बदल रही है उसे भी पता है कि एक वक्त के बाद ये जो ऑयल एज अ रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी ऑल्टरनेट सर्च करने लग गए। बट हम इस फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते कि आज भी ऑयल इज़ अ वेरी रिच पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो उस टाइम पे भी मिडिल ईस्ट में जो आपके गए थे, और कहीं ना कहीं नरसिम्हन राव के टाइम पे, पीवी नरसिम्हन राव जी के टाइम पे जो आपकी पॉलिसीज रखी थी, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, इन सब पॉलिसी को ही कहीं ना कहीं नींव रखी थी जो आपकी नरसिम्हन राव ने, जिसको बढ़ावा माना जाता है कि दिया आपके मनमोहन सिंह ने, चाहे वो लुक वेस्ट पॉलिसी हो, चाहे वो लुक ईस्ट पॉलिसी हो। और उसी चीज़ को करंट गवर्नमेंट ने 2014 के बाद चेंज करके किया कि नो मोर लुक, नाउ इट विल एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नाउ इट विल बी एक्ट वेस्ट पॉलिसी। सो यस, लुक वेस्ट पॉलिसी जिसका नींव रखा गया नरसिम्हन राव के बाद में, आपको उस लेगेसी को थोड़ी आगे बढ़ाने के, उस पर काम करने की बात, मिडिल ईस्ट में फ्रीक्वेंट विजिट्स और मिडिल ईस्ट में आपकी पीस टॉक्स और ट्रेड टॉक्स करने का श्रेय कहीं ना कहीं लुक वेस्ट पॉलिसी को जाता है। और मनमोहन सिंह ने उस चीज़ को आगे बात की और न्यूक्लियर प्रोग्राम और कंसर्न्स पे भी बात की और एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से टाइज बढ़ाने की बात आपकी की थी। अब हम कोई भी इंटरनेशनल सिनेरियो, या कहा बोलते हैं ना कि मूवी तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक एक प्रॉपर एंड ना हो, इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी वीडियो है, कोई भी कंट्री के साथ अगर आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर वीडियो ख़त्म नहीं होती अगर आप इसके डायस्पोरा के बारे में बात ना करें, और स्पेसिफिकली आप इंडियन डायस्पोरा के बारे में अगर आज के बारे में बात ना करें तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात कर रही है। नरेंद्र मोदी या फिर अब करंट प्राइम मिनिस्टर आपको मतलब बोलते ना बाहर कंट्रीज में जाके लोगों को दिखा रहे हैं कि तुम्हारी कंट्री में देखो हमारी डायस्पोरा ने क्या कर रखा है, कितना बड़ा योगदान है हमारी डायस्पोरा का। क्यों? क्योंकि इंडियन डायस्पोरा नेशनली नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इस साल का जो रेमिटेंस है, यानी कि जो बाहर से भारत में पैसा आता है, वो इंडिया ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा भेज रही है, और ये पिछले कुछ बार से 5.2% से ज़्यादा इनफ्लो देखने के लिए मिलेगा। इंडियन डायस्पोरा का पोटेंशियल आपका हर एक प्राइम मिनिस्टर जानता है, और उस वक्त में मनमोहन सिंह जी ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भाप ली थी। लेकिन उस वक्त का जो क्रेज़ मेजरली था वो कुछ 4-5 कंट्रीज़ को लेके था। वो डायस्पोरा पर्टिकुलरली कहाँ पाई जा रही थी? यूके, यूएसए, कनाडा और गल्फ स्टेट्स में से ज़्यादा देखने के लिए मिल रही थी। लाख मिलियंस लोग जो थे आपके इन एरियाज़ में थे। तो इनके साथ हमने फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा शेप किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया और इन सेगमेंट्स पे हमने काम किया। लेकिन आज एक इंडियन डायस्पोरा आपको ऑलमोस्ट हर एक देश में देखने के लिए मिलती है। लेकिन यस, डायस्पोरा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया ब्रिज को ग्रैब करने के लिए, एक सॉफ्ट पावर की तरह हमने इस्तेमाल किया। और उसके किताब भी आप ये देख सकते हैं, इन्होंने होल्ड किए थे इंसाइक्लोपीडिया
ऑफ इंडियन डायस्पोरा, ये भी बहुत अच्छी किताब है, कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर एक बार इसको गो थ्रू करिएगा, मतलब विजिट करिएगा। बट येस, अब सॉफ्ट पावर की जब आप बात करें तो सॉफ्ट पावर जब आप इंटरनेशनल ऑर्डर में बात करते हैं और अगर आप इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड की ना बात करें तो वो अधूरी रहती है। सो येस, इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है एज एन डायस्पोरा और सॉफ्ट पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हम हर एक ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ करते हैं। यहाँ के सीरियल्स वहाँ चल रहे हैं, आप भी देखते हैं के ड्रामाज यहाँ चलते हैं तो इंडियन सीरियल्स वहाँ चलते हैं। बहुत सारे शोज़, पाकिस्तानी शोज़, अफगानिस्तानी शोज़, आपके सेंट्रल एशियन के शोज़ जो यहाँ चल रहे हैं वैसे ही हमारे शोज़ वहाँ चलते हैं। इंडियन मूवीज़ वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में डब होती हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ सॉफ्ट पावर, दिस इज़ द पावर ऑफ डायस्पोरा, दिस इज़ द पावर ऑफ इंडियन बॉलीवुड, जिसको हम पहले बहुत ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन अब हम इसको इंटरनेशनल ऑर्डर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के तहत, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत एक अच्छी इंपॉर्टेंस आपकी देना शुरू हमने कर दिया है। So yes, that's all for today. Yes, the architect of the इंडियन इकोनॉमी जिनको कहा जाता था, नाउ इज़ नो मोर, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा उल्हासना और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म से लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हर एक तरीके का इन्होंने अपना देखा और मतलब कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था। इनका कम बोलना इनके लिए एक तरफ पॉजिटिव था और इनका कम बोलना ही इनके लिए जी का जंजाल भी बन चुका था। बट द रियलिटी इज़ दैट कि येस, इन्होंने इनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं इकोनॉमी के टूवर्ड्स या इंटरनेशनल ऑर्डर के टूवर्ड्स या अलग अलग सेक्टर्स के टूवर्ड्स, वो कहीं ना कहीं भूले नहीं जा सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।